सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस, जिसका कोड 087 है, उसका सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे फॉर सेशन 2023-24, यानी 2024 में जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना है उसके लिए जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है वो डिस्कस करेंगे। अब देखो, सीबीएसई जब सैम्पल पेपर रिलीज़ करता है तो दो पार्ट में रिलीज़ करता है। एक जिसमें आपका सैम्पल पेपर होता है, यानी सिर्फ उसके अंदर क्वेश्चन होता है। दूसरा एमएस के नाम से, यानी मार्किंग स्कीम जो होती है, उसके अंदर आपके आंसर भी दिए होते हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये आपकी मार्किंग स्कीम की है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम डिटेल में सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से जाकर इस सैम्पल पेपर का आप पढ़ भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो विद सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। अब एक क्वेश्चन और जो कि सैम्पल पेपर से रिलेटेड अक्सर पूछा जाता है कि क्या यहीं से बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेन जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा होगा, कितने घंटे का टाइम दिया होगा, कितना मार्क्स का होगा, कितने सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों के आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सैम्पल पेपर से मिल जाती है। उसका एक आइडिया लग जाता है ताकि उसी हिसाब से आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। ऐसा नहीं है कि यही सैम्पल पेपर से ही आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ, कई सालों का मेरा एक्सपीरियंस है और जैसा लोगों ने फीडबैक दिया है उसके बेसिस में ये कह सकता हूँ कि जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे स्कूल वाले यही आपका जो सैम्पल पेपर है वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम में दे देते हैं, नहीं तो यहाँ के मैक्सिमम क्वेश्चन उठाकर दे देते हैं। तो इसलिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन अगर आप समझोगे तो प्री बोर्ड में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखो, आपको टाइम 3 घंटे का मिलेगा, 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर 6 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, A, B, C, D, E और F। टोटल 37 क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। सारे ही क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। अब सेक्शन वाइज की बात कर लें तो सेक्शन A में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक होगा। ये सारे आपके MCQ हैं, यानी क्वेश्चन होगा उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उसको सेलेक्ट करना होगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सेक्शन B की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। कितने वर्ड्स में लिखना है ये सारी चीज़ें देखो इसमें दी होंगी कि आपको 40 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसी के अंदर आपको अपनी बात को कंप्लीट कर देना है। सेक्शन C की अगर बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आपको 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। सेक्शन D की बात कर लें तो 30 से लेकर 33 तक ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। यहाँ आपको 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना। अब ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स है तो आप लिखते ही चले जाओ, यहाँ लिमिट दे दी। अब इसका आइडिया कैसे लगेगा 120 वर्ड्स, तो इसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घर में जब आप प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद फिर वर्ड को काउंट करोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कितना बड़ा हमको आंसर लिखना है एग्जाम में। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एग्जाम ही में बैठ के वहाँ वर्ड गिनने लगते हैं। वर्ड वैसे गिनना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो इस तरह से एक आइडिया लगा सकते हो कि 120 वर्ड्स के अंदर मतलब कितना वर्ड होगा, कितना बड़ा हमको आंसर लिखना है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वहाँ वर्ड नहीं गिनना कि हाँ कितने वर्ड का मैंने लिखा। सेक्शन E की बात कर लें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 36 तक होंगे और ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी आपको केस दिया होगा, एक सोर्स दिया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर 3 सब क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स कैरी करेगा। अब यहाँ पर भी जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर आपको 100 वर्ड से ज़्यादा के नहीं देने हैं। सेक्शन F की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 37 होगा, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स कैरी करेगा। इसके अंदर 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। 37A जहाँ पर आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, यानी हिस्ट्री के जो मैप है उसके क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स कैरी करेगा। और 37B जहाँ ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके आएंगे मैप वाले, और ये 3 मार्क्स के होंगे। अब 8th वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि ओवरऑल चॉइस आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दी हुई, यानी 37 के 37 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन इंटरनल चॉइस दी गई है कुछ क्वेश्चन के अंदर। यानी वही क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, उसके आगे एक क्वेश्चन है, फिर आपको और ऑप्शन देके उसी 3 वाले के अंदर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो। ऐसा नहीं होगा कि 3 और 4 में कोई एक कर लो। क्वेश्चन नंबर जो दिए हैं उतने आपको क्वेश्चन पूरे करने हैं। तो जहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस दी है वहाँ पर कोई एक ही करना है। इसके अलावा सेपरेट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हर सेक्शन के अंदर या क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर ज़रूरी लगा है। अब एक नोट पॉइंट है, CBQ जहाँ लिखा होगा उसका मतलब है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो एक तरह से रियल लाइफ सिचुएशन पे, यानी जो आपने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करोगे, उस एप्लीकेशन से और रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। तो 50% वेटेज अलॉट किया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, यानी इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको जो 50% क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो लिखा हुआ किताब से उठ के चलाया, जो आपने पढ़ा है समझा उसकी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसमें पहला सेक्शन है सेक्शन A,
MCQs हैं सारे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 20 क्वेश्चन है, तो ये पूरा सेक्शन आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा। पहले क्वेश्चन की बात कर ले, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पर किसी एक्ट की बात हो रही है, उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। जैसे ये जो एक्ट है वो पास किया गया था, किसने पास किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो एक्ट था वो गवर्नमेंट को पावर देता था टू रिप्रेस यानी दबा सके, रोक सकें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। और तीसरी बात, टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू डिटेन, यानी सरकार को ये भी पावर मिलती थी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी जो राजनीति में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं, उनको डिटेन किया जा सके विदाउट ट्रायल। यानी इस लॉ के अंदर ये था, इस एक्ट के अंदर, कि 2 साल तक आपको उठा के जेल के अंदर बंद कर दें, कोई पूछने वाला नहीं, आपका केस ही नहीं चलेगा, कोर्ट में बात ही नहीं जाएगी, 2 साल तक ऐसे ही बंद कर सकते हैं। तो ये सारी बात किसकी थी? अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे, ये आपके रौलत एक्ट की बात हो रही थी। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच प्लेस इन इंडिया हैज़ एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू 11th सेंचुरी। तो आर्टिफिशियल लेक की बात कर रहा है, 11th सेंचुरी की बात कर रहा है, जो कि बनाया गया था वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो इसका देखोगे आपका बी ऑप्शन सही है, भोपाल। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? देखो, ऐसा नहीं कि मैं सैम्पल पेपर PDF लिया और आपको वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने पूरा सैम्पल पेपर पढ़ा, आइडिया लगाया कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि मैं बेस्ट आपको इस वीडियो के अंदर दे सकूँ। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया उसकी मैं आपसे बात करता हूँ। ये देख सकते हो, आपका जो चैप्टर 3 है ज्योग्राफी वाला, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और पेज नंबर की भी अगर मैं बात करूँ तो ये 26 पेज नंबर है। यहाँ देखो, ये जो सोर्स इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, ऐसे थोड़ा सा बॉक्स में करके, यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखो, ये जो पॉइंट आपका है, इन 11th सेंचुरी भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वॉज बिल्ड। तो बहुत से लोग पूछते हैं ना कि ये जो दिया हुआ है सोर्स वाला, क्या इसको भी पढ़ना है? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो देख सकते हो सैम्पल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन है, इसका मतलब ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है। मेन कंटेंट तो ये होता है जो आपका हेडिंग के अंदर दिया होता है, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी होती है, जो एक तरह से पॉइंट वाइज दिया होता है आपका सोर्स में। तो ये भी आपको पढ़ना है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चीज़ आपको बतानी थी यहाँ पर, ठीक है? तो आप समझ गए, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, रीड द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपको डाटा दिया हुआ है नीचे, और क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है वो आपको देना है। यहाँ पर कह रहा है कि एज पर डाटा गिवन अबव विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो यहाँ देख सकते हो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जा रही है। क्या होता है ये, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये देखते हैं किसी एक साल के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए और उनमें से कितनी 1 साल से पहले डेथ हो गई। ये रेशियो इस हिसाब से बनाया जाता है कि अगर मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए किसी एक साल में, तो उन 1000 में से कितने ऐसे बच्चे थे जिनकी डेथ हो गई 1 साल से पहले, यानी उन्होंने अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाया और उनकी डेथ हो गई। तो ये रेट बताता है। तो ये आपको टोटल दिया हुआ है और मेल और फीमेल का अलग से दिया हुआ। क्वेश्चन में आपसे गर्ल चाइल्ड के बात पूछी गई है, यानी फीमेल की बात कर रहा है। तो मोर्टेलिटी रेट किसका ज़्यादा है? तो आप देख सकते हो फीमेल में ये 46 सबसे ज़्यादा है, और किसका है? ये आसाम का है। तो देख सकते हो इसका डी ऑप्शन सही होगा, आसाम। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट्स posed by the mining activities on the Buxar Tiger Reserves ecosystem and biodiversity। तो कौन से आपके पोटेंशियल मेजर्स यानी क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं टू मिटिगेट, यानी कम कर सके जो भी खतरा होता है माइनिंग एक्टिविटीज़ का। भाई माइनिंग होती है तो उससे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो नुकसान है उसको हम कम कर सकें। कहाँ पर? ऑन बक्सर टाइगर रिजर्व इकोसिस्टम। तो जो टाइगर रिजर्व इकोसिस्टम है और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर इफेक्ट कम से कम पड़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या मेजर्स, क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। तो ये आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ऑप्शन आपके नीचे हैं। तो कौन से पॉइंट आपके सही हैं इसके बारे में बात करना है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या कह रहा है? इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। तो ये बात सही है, ऐसा हम कर सकते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट नियम कानून बना लें कि भाई अगर ये नियम कानून आपने तोड़ा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो जितना स्ट्रिक्ट लॉ होगा उतना ही ज़्यादा लोग नुकसान पहुंचाने से इन्वायरमेंट को और वहाँ की जो इकोसिस्टम है उससे बचेंगे। जैसे आपने बना दिया कि भाई माइनिंग एक्टिविटीज़ इस एरिया के अंदर आप नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो क्या होगा? इससे जो नुकसान है वो कुछ कम होगा। और आपने ऐसा नहीं कि आपने नियम कानून बना दिया उसके बस हो गए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी आपका होना चाहिए। यानी इसको देखना भी चाहिए कि वो जो रूल आपने बनाया उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उस कानून को, उस नियम कानून को तोड़ा तो नहीं जा रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इससे हाँ कमी आएगी, ये बात सही है। सेकंड वाले की बात कर ले, इन्फोर्सिंग बफर जोन्स अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया। अब मान लो कोई एरिया आपने प्रोटेक्ट कर दिया कि इस एरिया के अंदर ना ही आप पेड़ काट सकते हो, ना ही माइनिंग एक्टिविटी कर सकते हो, किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इस एरिया के अंदर नहीं कर सकते, आपको इसके बाहर हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बॉर्डर पर ही काम शुरू कर दिया आपने, यहीं पर आपने पेड़ काटना शुरू कर दिया, यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, खुदाई हो रही है, गाड़ी आ रही है, पोल्यूशन हो रहा है।
तो इसके जस्ट बाहर अगर होगा तो यहाँ पर जो एरिया आपने प्रोटेक्ट किया है उस एरिया में नुकसान होगा, वो पोल्यूशन वगैरह यहाँ पर आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं उसके बाहर एक और एरिया बना लेते हैं और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, बफर जोन कहते हैं। अब इस बफर जोन के अंदर बहुत सारे नियम कानून आपके होते हैं। अब जो माइनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह है वो इस बफर जोन के बाहर आप कर सकते हो। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेना तो बफर जोन आपका 10 किलोमीटर का होता है, यानी जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कि भाई यहाँ पर आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना एनवायरनमेंट को, उसके भी और ज़्यादा जो एरिया है वहाँ पर भी आपको नहीं पहुँचाना, ताकि आप जब यहाँ गड़बड़ करोगे तो ये जो एरिया आपका है बफर जोन वहीं तक इफेक्ट जा सके और मेन जो आपका एरिया है वहाँ पर आपका नुकसान ना पहुँच सके। जैसे बारिश में आप क्या करते हो, रेनकोट पहन के बाहर निकलते हो, तो उस रेनकोट का काम क्या होता है, ताकि आपके कपड़े ना भीगने पाएँ। रेनकोट तो आपका भीगेगा ही, तो अगर हम बफर जोन बना देंगे तो उसके बाहर अगर कोई चीज़ होगी, कोई भी पोल्यूशन होगा तो उसका असर बफर जोन तक तो पड़ेगा, लेकिन मेन एरिया जो हम बचाना चाहते हैं वहाँ पर नहीं होगा। तो ये बात भी सही है। फिर थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, प्रमोटिंग अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द सराउंडिंग कम्युनिटीज़। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जंगल पे ही पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, तो उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर वो जाना चाहेंगे, तो कुछ ऐसा उनके लिए ऑप्शन बना दिया जाए जिससे वो उस एरिया के अंदर ना जाए, उस एरिया को बिल्कुल इंसानों के किसी भी तरह इफेक्ट से दूर रखा जाए, वो पूरी तरह से नेचर को ही हो, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसी को वहाँ पर रहें, बाकी कोई बाहर से ना जाए। अब जो लोग पूरी तरह से उस एरिया पे डिपेंड है, वहीं पर फॉरेस्ट से लकड़ी ले रहे हैं, तो उनके लिए कोई अल्टरनेट रास्ता, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो लोग वहाँ नहीं जाएंगे और इस तरह से वो एरिया बच जाएगा। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, यानी ऐसा डेवलपमेंट करें हम जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। वहाँ की सराउंडिंग कम्युनिटीज़ के अंदर, आसपास कम्युनिटी के अंदर ऐसा डेवलपमेंट हो कि वो किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को वहाँ के नुकसान ना पहुँचाएं। तो ये बात भी सही है। फोर्थ वाले क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व फ्रॉम बक्सर। भाई ये बात तो गलत है, भाई टाइगर ही उठा कर आपने उधर कर दिया कि इस एरिया में माइनिंग होती है, भाई टाइगर को हटा दो यहाँ से। टाइगर कहेगा यार मेरे को क्या फुटबॉल समझ रखा है, कभी यहाँ चले जाओ कभी वहाँ चले जाओ। भाई टाइगर को तो चैन से रहने दो, हम लोग अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वाइल्ड लाइफ ही उठा के इधर से उधर कर दिया हमने। तो टाइगर रिजर्व को डिस्प्लेस करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा सही है और ये फोर्थ वाला गलत है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ देख सकते हो आंसर में डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात कर ले, व्हेन मेनी यूरोपियन कंट्रीज केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन डैश वाज चूजन एज हेडक्वार्टर। तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ए ब्रुसेल्स के अंदर। सिक्स वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द मेजॉरिटेरियनिज्म एंड पावर शेयरिंग। तो कौन सा स्टेटमेंट वो एकदम क्लियरली बताता है कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है और पावर शेयरिंग क्या है और ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसी हैं। तो चलिए हर स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो पहला वाला हमारा स्टेटमेंट है, मेजॉरिटेरियनिज्म एम्फेसाइजेस द डोमिनेंस, यानी मेजॉरिटेरियनिज्म इस बात पे जोर देता है कि डोमिनेंस होगी मेजॉरिटी कम्युनिटी की, यानी उस कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन देश में ज़्यादा है वही डोमिनेट करेंगे, उन्हीं की बात चलेगी। तो हाँ बात सही, यही तो होता है मेजॉरिटेरियनिज्म में। और वही पावर शेयरिंग की बात कर लें तो इस बात पे जोर देता है कि जो पावर है उसकी शेयरिंग हो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। तो बात सही है, दोनों चीज़ें सही हैं। तो ए वाला स्टेटमेंट इसका सही होगा। और भी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं क्यों गलत है। बी वाले में कह रहा है कि नीड फॉर कंसेंसस बिल्डिंग, कि मेजॉरिटेरियनिज्म में क्या होता है, इस बात पे जोर दिया जाता है कि आपसी सहमति बन जाए कि यानी आओ चलो मिल के बात करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि मेजॉरिटी कहते हैं नहीं हमारी बात चलेगी। तो बी ऐसे ही गलत हो गया। सी में कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ एकोमोडेटिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को एकोमोडेट कहाँ किया जाता है, उसकी जगह नहीं दी जाती, माइनॉरिटी की बात को नहीं माना जाता, सारी चीज़ मेजॉरिटी की ही चलती है। डी वाले में कह रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पीसफुल तरीका तो होता ही नहीं। भाई श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटेरियनिज्म ही तो हुआ था जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो वहाँ कौन सा पीस था। तो ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं, ए वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए होंगे, एक आपका असर्शन होगा, दूसरा आपका रीज़न होगा। अब आपको आंसर सही मार्क करना है जैसा कि आपको नीचे कोड दिया हुआ है। अगर आप नहीं जानते असर्शन रीज़न क्वेश्चन कैसे होते हैं तो आप मुझे बताना, मैं अलग से इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या होता है इसके अंदर, कैसे हमको आंसर देना है। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो होता क्या, दो स्टेटमेंट आपके होंगे, एक असर्शन दूसरा रीज़न। आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। अगर दोनों सही है तो फिर एक और काम आपका बढ़ जाता है कि ये देखना कि रीज़न में जो बात लिखी है वो असर्शन वाली बात का एक्सप्लेनेशन है क्या, यानी असर्शन में जो स्टेटमेंट लिखा है उसका रीज़न आपको रीज़न में लिखा हुआ है क्या, ये चेक करना होता है। तो चलिए हम दोनों स्टेटमेंट पहले देखते हैं, फिर ऑप्शन चूज़ करेंगे। असर्शन की बात कर लें तो डेमोक्रेसी इंक्रीजेज नॉट ओनली एक्सपेक्टेशन बट ऑल्सो कंप्लेंट। डेमोक्रेसी क्या करता है, उम्मीदों को भी बढ़ाता है, और सिर्फ उम्मीदें ही नहीं बल्कि कंप्लेंट भी बढ़ती हैं। तो ये बात क्लियरली आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, कैसा ही होता है। भाई डेमोक्रेसी में हम उम्मीद लगाते हैं ना सरकार हमारे लिए करेगी, ये काम करेगी,
और फिर अगर कोई चीज़ नहीं हो पाती तो कंप्लेंट भी करते हैं। तो ये बात सही है, सेशन जो बात लिखी है वो सही है, ठीक है। एक बात तो हो गई। अब रीज़न की बात कर लेते हैं। कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी ये जो कंप्लेनिंग होती है, जो डेमोक्रेसी में हम कंप्लेन करते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो ये क्या इस बात की टेस्टिमनी है, इस बात का सबूत है। किसका सबूत है? सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी कामयाब रही। अगर कंप्लेन ही नहीं होगी तो डेमोक्रेसी सही से वर्क नहीं करेगी। तो क्या ये बात सही है? तो ये रीज़न में जो बात लिखी है वो भी सही है। भाई आप कंप्लेन कर पा रहे हो, और कंप्लेन करने में क्या होता है, आपको जो प्रॉब्लम है वो सामने रख पा रहे हो, उसको डिस्कस कर पा रहे हो। अगर आपको अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराने का कोई सिस्टम ही नहीं होता, यानी आपको जो प्रॉब्लम है आप शेयर नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते, तब तो ये बड़ी गलत चीज़ होती। आप कंप्लेन कर पा रहे हो, ये किसकी वजह से? डेमोक्रेसी की वजह से, कि अपनी बात रख पा रहे हो। वरना पहले राजा महाराजा वाले सिस्टम में अगर कोई ख़राब राजा है तो उसके सामने आप उसकी शिकायत कर सकते हो, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। लेकिन आज कंप्लेन हम कर सकते हैं, तो डेमोक्रेसी की सक्सेस की निशानी है। तो ये बात सही है दोनों। लेकिन आप देखोगे ऑप्शन में तो ए और बी दोनों में ही आप देखोगे बोथ ए एंड आर ट्रू। तो अब ए ऑप्शन चूज़ करें कि बी ऑप्शन चूज़ करें, ये तो हमने देख लिया, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। लेकिन ये दोनों जो सही बात है वो ए और बी दोनों में कर रहा है। लेकिन ए और बी ऑप्शन में एक डिफरेंस है। आगे क्या है? आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी रीज़न में जो बात लिखी हुई है वो असर्शन वाली बात को एक्सप्लेन कर रही है। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि डेमोक्रेसी एक्सपेक्टेशन और कंप्लेन क्यों इंक्रीज़ करती है, तो क्या उसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है? तो ऐसी बात नहीं, रीज़न नहीं लिखा हुआ है। ऊपर वाला अपनी अलग बात कर रहा है कि डेमोक्रेसी एक्सपेक्टेशन और कंप्लेन को इंक्रीज़ कर देती है, और रीज़न में कह रहा है कि सक्सेस और डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन दोनों अपनी जगह सही है। इसलिए हम इसका बी ऑप्शन चूज़ करेंगे कि ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। 8th वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि अगर आर को कपड़ा चाहिए, जो कि एस के पास, यानी एस के पास कपड़ा है लेकिन आर को उसकी ज़रूरत है, आर को चाहिए, तो आर के पास वो कमोडिटी होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए जो एस के पास हो, ताकि एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज कर सकें। ऐसे समझो, एस के पास क्या है? क्लोथ है, कपड़ा है, और आर के पास मान लो चावल है, राइस है। आर कह रहा है एस से कि अपना कपड़ा हमको दे दो, हमको कपड़े की ज़रूरत है। तो एस कहेगा हमको चावल की ज़रूरत है, हमको चावल दे दो। तो दोनों एक दूसरे से अदला बदली कर लेंगे, आर कपड़ा ले लेगा और एस चावल ले लेगा। इन द एब्सेंस ऑफ सच कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो एस को चाहिए होता गेहूँ और आर के पास है चावल, तो एक्सचेंज नहीं हो पाता ना। आर को चाहिए कपड़ा, एस के पास तो है, आर कहेगा यार कपड़ा चाहिए हमको दे दो, एस कहेगा हमको गेहूँ चाहिए, हमको गेहूँ दो, आर कहेगा हमारे पास गेहूँ है ही नहीं, तो कहेगा हम खाए दे कपड़ा, फिर तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अब आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है सिचुएशन को, यानी यहाँ पर हो क्या रहा, क्या सिचुएशन हुई, और चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन को जो कि हेल्प करे आर और एस दोनों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या है? कोइंसिडेंस मतलब इत्तेफाक। आर को कोई चीज़ चाहिए, वो चीज़ अगर एस के पास होगी तो ये एक इत्तेफाक है, भाई हमको कोई चीज़ चाहिए और किसी के पास है ही नहीं, या अगर है कोई देना नहीं चाहता, तो फिर हम कैसे ले सकते हैं? एक चीज़ ये कि दूसरे के पास वो चीज़ होनी चाहिए जो हमको चाहिए, और फिर जिससे हम वो चीज़ लेंगे उसको वो चीज़ चाहिए जो हमारे पास हो। जैसे ये आर और एस वाला केस है कि एक इत्तेफाक तो ऐसा होना चाहिए, आर को चाहिए कपड़ा, तो कपड़ा किसी के पास होना चाहिए। अब जैसे एस के पास है तो एस को जो चीज़ चाहिए वो आर के पास होनी चाहिए ताकि एक्सचेंज कर सकें। इसी को कहते हैं हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। इस सिचुएशन को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मनी लाया गया था, तो इसके लिए डी ऑप्शन सही होगा, जो कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम को दूर कर देता है। कि फिर यहाँ ये नहीं देखा जाता कि हमारे पास जो चीज़ है तुम ले लो, तुम्हारे पास जो चीज़ है हम ले लें, अदला बदली कर लें, वहाँ नहीं। कोई चीज़ आपने खरीदा, पैसे दे दिया, अब उस पैसे से कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। आपको ये नहीं ढूंढना पड़ता कि हाँ हमको जो चीज़ चाहिए किस बंदे के पास है, उसके पास जाओ, फिर उसको वो चीज़ चाहिए जो हमारे पास है। ये प्रॉब्लम से बच जाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आप नागरिक हो उस कंट्री के जहाँ पर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी वहाँ पर डेमोक्रेसी है। यू वांट टू इंश्योर दैट द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन योर कंट्री इज़ इफेक्टिव, यानी आप ये चाहते हो कि हमारे जो देश के अंदर पावर शेयरिंग वाला सिस्टम है वो इफेक्टिव हो, सही से काम करे, और कोई भी जो ब्रांच है गवर्नमेंट की उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, यानी उसके पास ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो जो चाहे वो कर ले और कोई इसको रोकने वाला ना हो, कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी जो ब्रांच है गवर्नमेंट की उसके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड बी बेस्ट मीट दिस गोल, तो कौन सा स्टेप हम लें जिससे ये जो गोल है हमारा वो पूरा हो सके, कि पावर शेयरिंग हो और गवर्नमेंट के जो भी ब्रांच है हमारी, या ब्रांच को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं, उनके पास किसी के पास भी एब्सोल्यूट पावर ना हो।
तो ऑप्शन वाइज हम चेक करते हैं, ऑल पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में दे दोगे तो पावर शेयरिंग कहाँ होगी, तो ए वाला गलत हो गया। बी वाले में कह रहा है पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट और प्रोविंस, यानी जो वर्टिकल डिवीजन है कि सेंटर हो गया, स्टेट हो गया और जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसमें बांट दिया जाए। तो देखो ये बात सही है, लेकिन जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो किसकी बात कर रहा है, ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है। ये ब्रांच को हम ऑर्गन भी कहते हैं। तो जब ब्रांच की बात करें ना तो फिर कौन सा होता है, सी में आप देख सकते हो, पावर इज सेपरेटेड अमंग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। तो देखो यहाँ वर्ड भी आ गया, वैसे ना भी पता तो ब्रांच आप देख लेते हैं कि ब्रांच की बात कहाँ कर रहा है। हर ब्रांच के क्या होने चाहिए, अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए और अपनी पावर होनी चाहिए, किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, यानी पावर बटी होनी चाहिए, किसी के पास कुछ पावर है, किसी के पास कुछ पावर है। तो अगर इस तरह से होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, तो ये चीज़ हो सकती है। इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हो कौन सी ये इमेज है किसकी, तो आप जानते हो यार, पढ़े होगे चैप्टर, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की इमेज है। ठीक है, अब जो आपके विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं जो इमेज वगैरह नहीं देख सकते, उनके लिए ये क्वेश्चन दिया गया हुआ, हर किसी को नहीं करना है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आपको सिंबल बताना है क्राउन ऑफ ओक लीव्स, इसका मतलब क्या होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा, हीरोइज्म। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट्स ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा जब हम फॉरेन ट्रेड को ओपन कर देंगे, यानी बाहर की कंपनियां आकर यहाँ सामान बेच सकती हैं, अपनी मार्केट खोल सकती हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी पर, यानी पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके बारे में आपको बताना है। पहले वाले स्टेटमेंट की बात कर लें, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट इंक्रीज। तो जो फॉरेन ट्रेड होती है ना, उसकी वजह से मार्केट में जो चीज़ों की चॉइस है वो बढ़ जाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट है, दुनिया भर के प्रोडक्ट आपके यहाँ मिल रहे हैं। जैसे हम अपने इंडिया के एग्जांपल लेके बात करें तो अगर फॉरेन ट्रेड ना होती तो सैमसंग के मोबाइल ना बिक रहे होते, रेडमी के मोबाइल ना बिक रहे होते, आईफोन ना बिक रहा होता। जो हमारे लोकल जो मोबाइल कंपनी है, सिर्फ एक मोबाइल का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपका माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, इन्हीं सब का आपको मोबाइल मिलता, तो आपके पास ऑप्शन कम होता। ऐसे तो पूरी दुनिया में जितने फ़ोन बन रहे हैं वो सब हमको इंडिया के अंदर मिल सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए कि जो हमको सही लग रहा है उसको हम चूज़ कर लें। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, प्रोड्यूसर फ्रॉम टू कंट्रीज क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर डिस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन। अब दो अलग अलग कंट्री आपस में कॉम्पिटिशन कर रही हैं अपने सामान को बेचने के लिए, दोनों अलग अलग जगह हैं। जैसे एक अमेरिका की कंपनी है, वो सामान बनाकर इंडिया में बेच रही है, तो इंडिया की जो कंपनी है वो उसके साथ कंपटीशन कर रही है। अमेरिका कोई कार बनाने की कंपनी है, इंडिया कोई कार बनाने की कंपनी है, वो आपस में कंपटीशन चल रहा है कि नहीं, जबकि वो दूर है, लेकिन उसके बाद भी कंपटीशन हो रहा है। तो ये बात भी सही है। अब देखो यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैम्पल पेपर पढ़ने से आपका काम चल जाएगा, आपको पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये सैम्पल पेपर कायदे से समझ में आएगा। तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने अपलोड की है, एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ाई है। तो वो वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, थर्ड वाले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन द कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो मार्केट है वो आपस में कनेक्टेड हो जाती है। जैसा आईफोन है, वो दुनिया भर की हर मार्केट में मिल रहा है, एक मार्केट का सामान दूसरी मार्केट में बिक रहा है, तो एक तरह से कनेक्शन हो जाता है मार्केट के बीच में, और इंटीग्रेशन होता है, आपस में जुड़ जाती है मार्केट। ऐसा नहीं होता इस मार्केट में यही चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पर यही चीज़ें मिलेंगी, दुनिया भर की सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो ये बात भी हमारी सही है। लास्ट वाले स्टेटमेंट की हम बात कर लें तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज गुड। तो फॉरेन ट्रेड से जो क्वालिटी है वो हमेशा आपको अच्छी मिल जाए ऐसा नहीं है। जैसे मैं बात करूँ, ये बात 2010-11 की है, जब मैं स्कूल में पढ़ता तो उस टाइम चाइनीज़ फ़ोन बहुत चलते थे, उसके अंदर आपको कम पैसे में बहुत ज़्यादा फीचर मिलते थे, लोग उसको खरीदते थे, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, कब बंद हो जाए कोई गारंटी नहीं, तो वो ख़राब बहुत जल्दी होते थे। तो वो फॉरेन ही ट्रेड तो थी, यानी बाहर से बन कर आ रहा था, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। यहाँ कह रहा है कि हमेशा क्वालिटी अच्छी होती है, तो ऐसी बात नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले स्टेटमेंट हमारे सही हैं, और इसीलिए जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड किस ऑप्शन में है, ये देखो बी वाला स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही आपके अप्रोप्रिएट है, फोर्थ वाला आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे अपने सिटीजन को ये राइट्स यानी अधिकार और मीन्स यानी जिस जरिए से एग्जामिन कर सके द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, इट इज़ कॉल्ड। यानी कोई सरकार अगर अपने नागरिकों को ये अधिकार देती है और उसके लिए मीन्स प्रोवाइड करती है कि वो एग्जामिन कर सके कि कोई भी डिसीजन जो सरकार ले रही है वो कैसे ले रही है, क्या क्या चीज़ें स्टेप फॉलो किया गया, तो ये जो अधिकार और कैसे इसको चेक करना है उसके जो मीन्स है, अगर कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो उस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, इसका सी ऑप्शन सही होगा, अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। लेकिन आप यहाँ देखोगे आपका जो सैम्पल पेपर है, जो सीबीएसई ने आंसर दिया है वो ए दिया है, जो कि गलत है। ए वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। आप एनसीईआरटी बुक भी ओपन करके देख सकते हो,
जहाँ पर ये बात की जा रही है वो आपके ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात की जा रही है। भाई आप प्रोसेस कैसे हो रहा है उसको देख सकते हो। जैसे कोई मशीन है वो ट्रांसपेरेंट किसी पैकेट के अंदर बंद है तो अंदर क्या हो रहा है वो आप देख सकते हो। जैसे कोई रूम है उसमें अगर ट्रांसपेरेंट विंडो लगी है, ट्रांसपेरेंट आपके डोर लगे हैं, तो उस रूम के अंदर क्या हो रहा है आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से जो डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है अगर उसको देख सकते हैं उसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है जो कि गलत है वो आपका क्या दिया है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मतलब सरकार से आप सवाल कर सकते हो और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सवाल जवाब की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इसमें तो ये हो रहा है कि आप देख सकते हो बस सरकार कैसे क्या कर रही है। पहले आप देखोगे कि क्या हो रहा है, ये आपकी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। फिर आप कोई चीज़ सवाल करना चाहोगे कि अच्छा ये प्रोसेस हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप बताइए आपने ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। तो ये जो सवाल होगा उसका जवाब देना सरकार के लिए ज़रूरी होगा। किस गवर्नमेंट के लिए, जो कि अकाउंटेबल होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट हो वो अकाउंटेबल भी हो। जैसे कोई सरकार है वो ये कहती है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको सवाल नहीं कर सकते। या अगर आप सवाल करोगे तो जवाब हम देने की हमारी गारंटी नहीं है, आप करते रहो सवाल। तो ऐसी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट तो होगी, क्या कर रही है आपको पता तो चल रहा है, लेकिन आप उससे पूछताछ नहीं कर सकते। इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। जो आपके सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने ए ऑप्शन दिया वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। इसमें आपको अरेंज करना है जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में, यानी जैसे जो चीज़ हुई एक ऑर्डर में उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। बेस्ड ऑन द इवेंट, जो इवेंट्स हुए हैं दैट शेप्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी इसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्या चीज़ें हो रही थी, उसके बारे में बताना है आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में। यानी जो चीज़ पहले हुई उसको पहले और जो बाद में हुई उसको बाद में। अब ये क्वेश्चन भी आपका जो आंसर दिया हुआ है सीबीएसई ने वो गलत दिया हुआ है। यहाँ तक कि कोई भी ऑप्शन सही ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। 4 के चारों ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं। उसका प्रूफ भी मेरे पास है, क्योंकि मैं पहले क्या करता था, जैसे कोई क्वेश्चन गलत होता तो बता देता था, तो लोग कमेंट कर पूछते थे कि कैसे गलत है, क्या है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बता भी दे रहा हूँ कि कैसे गलत है, उसका क्या प्रूफ है। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है ताकि सही चीज़ आपको मिल सके। तो इन चारों स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ पहले हुई इसकी अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आपका ये सेकंड वाला हुआ। ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था ब्रिटिश आर्मी के अंदर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती कर रही थी। इकोनॉमिक हार्डशिप तो हुई थी, मतलब लोगों को फेस करनी पड़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चली थी, ये चली थी आपकी 1914 से लेके 1918 तक। इसी के बीच में ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती किया जा रहा था आर्मी में ताकि वर्ल्ड वॉर में वो लड़ सकें। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम बात करें तो ये भर्ती 1918 तक चली। तो ये 1918 की बात हो रही है। तो सबसे पहले ये काम हुआ। अच्छा, मैं पहले आपको डेट बता देता हूँ, उस हिसाब से अरेंज कर लेंगे। पहला स्टेटमेंट आपका है जनरल डायर ओपन फायर एट द लार्ज क्राउड। जो जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, जनरल डायर ने जो गोली चलवाई थी, वो कब हुआ था? ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर थर्ड वाले स्टेटमेंट की बात कर लें। इसमें कह रहा है द डिफीट ऑफ द ऑटोमन एम्परर ऑफ तुर्की लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो भाई लैंग्वेज ही इसकी गलत है। फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता, मूवमेंट तो लॉन्च होती है। तो मूवमेंट की जगह आपका कमेटी होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ जो खिलाफत कमेटी थी वो कब बनी थी? तो ये बनी थी आपकी मार्च 1919 के अंदर। ठीक है, बाकी मूवमेंट तो बाद में लॉन्च हुई थी 1920 के अंदर, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी की बात हो रही है। फिर फोर्थ वाले स्टेटमेंट की बात कर ले। गांधी जी लॉन्च्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रौलत एक्ट। तो रौलत एक्ट जब पास हुआ था तो उसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था। और ये कब हुआ था आपका? 6 अप्रैल 1919 को। अब ये आपको मैंने डेट बता दी, इसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो कौन चीज़ पहले हुई थी। तो सेकंड वाला आपका पहले हुआ था 1918 के अंदर, फोर्स रिक्रूटमेंट वाला। फिर बाकी जो है वो तीनों 1919 की डेट है, बस मंथ और डेट का फ़र्क है। सेकंड के बाद आपका आएगा थर्ड, क्योंकि ये मार्च 1919 की बात हो रही है जब खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी। गांधी जी बाद में जुड़े थे, जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया उसके बाद जुड़े थे, लेकिन यहाँ पर खिलाफत कमेटी के फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो फॉर्मेशन पहले ही हो गया था, गांधी जी बाद में उसमें जुड़े थे और इसकी वजह से ये मूवमेंट और बड़ी हो गई थी। तो मार्च 1919 हो गया। अब फर्स्ट और फोर्थ दोनों में डेट अप्रैल की है, अप्रैल 1919 की। लेकिन पहले क्या हुआ था? गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था 6 अप्रैल को। तो इसके बाद आपका फोर्थ आएगा और फिर लास्ट में आपका 13 अप्रैल जो कि फर्स्ट होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट ये कहीं है ही नहीं। अब करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या दे रहा है? आपकी जो सैम्पल पेपर है उसमें देखो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, तो ये गलत है। आप वैसे भी देख सकते हो, फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो जलियांवाला बाग मैसेकर की बात हो रहा है, और फोर्थ वाला आपका सत्याग्रह। गांधी जी ने पहले सत्याग्रह लॉन्च किया था, उसी मूवमेंट की वजह से तो वहाँ पर उसने गोली चलवाई थी, वो सत्याग्रह ही तो चल रहा था। यानी सत्याग्रह गांधी जी ने पहले लॉन्च किया था, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था वो बाद में हुआ था। यानी 4 वाला जो स्टेटमेंट है वो पहले होगा, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो बाद में होगा।
लेकिन यहाँ पर देखो फर्स्ट को पहले कर दिया है, फोर्थ को बाद में कर दिया है, तो इस हिसाब से भी गलत है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, यानी ट्रिकी था, आपको डेट और मंथ इसका पूरा आइडिया होना चाहिए। ये इजी क्वेश्चन नहीं था, तभी आप इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आंसर देखो गलत देकर सारा खराब कर दिया। अब बहुत से लोग जो खुद से देख रहे होंगे वो कंफ्यूज हो गए होंगे, या तो गलत आंसर याद करके चले जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे वीडियो बहुत बड़ी बन गई, शॉर्ट में समझा सकते थे। तो शॉर्ट वीडियो आप देखो, फिर अगर आपको शॉर्ट में से रटना ही है तो आप कोई सी वीडियो देख लो, तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से रट लो डायरेक्ट। आपको मैं PDF दे देता हूँ। लेकिन अगर आपको सीखना है, अगर आपको समझना है, तो टाइम देना पड़ेगा। मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि व्यूज़ बहुत मिल जाएँ, बहुत से लोग देख सकें। मैं अगर छोटी वीडियो बनाऊंगा तो उसको देखने की चांस लोगों की ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हो ना, यार शॉर्ट में कौन एक्सप्लेन करा है, ज़रा उसको देख लेते हैं। लेकिन वो चीज़ सही नहीं होगी मेरे हिसाब से। शॉर्ट बनाना होता तो इतना चीज़ें नहीं, जो दिया हुआ आंसर वही बताया था कि हाँ ये सही है, इसको कर लो। इसी तरीके से डिटेल में मैंने चैप्टर भी पढ़ा है, तो आप वो वीडियोज़ देख लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब 14th वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है देयर वाज अ स्ट्राइक अनाउंस बाय द ट्रांसपोर्ट यूनियन। तो ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है उसने स्ट्राइक अनाउंस की, जिसकी वजह से जो लॉरीज हैं, जो आपकी ट्रक वगैरह होती है ना जिससे सामान ढोया जाता है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, वेजिटेबल है, मिल्क है, इसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज। यानी गाँव देहात से जहाँ से वेजिटेबल वगैरह बन रही है, वहाँ से लेकर शहर में हम सप्लाई नहीं करेंगे। इसकी वजह से खाने की कमी हो गई शहरी एरिया के अंदर, एक तो ये दिक्कत। और जो फार्मर थे वो अपना सामान में नहीं बेच पा रहे थे। भाई सामान बेचेंगे तो कैसे पहुँचाएंगे, शहर तक पहुँचाएंगे तो गाड़ी से, और गाड़ी वाले तो हड़ताल कर दिए हैं। विच आर द फॉलोइंग सेक्टर्स आर अफेक्टेड ड्यू टू स्ट्राइक कैरिड आउट बाय द ट्रांसपोर्ट यूनियन। तो ट्रांसपोर्ट यूनियन की स्ट्राइक की वजह से कौन सा सेक्टर इफेक्ट होगा। अब ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम किसके अंदर आता है, आपका टर्चरी के अंदर आता है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना, NCERT बुक के अंदर लिखी भी हुई है, मैंने अच्छे से आपको समझाया भी हुआ है कि जितने भी आपके जो सेक्टर्स होते हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं बहुत ज़्यादा। अगर एक को कोई इफेक्ट होगा, एक को कोई नुकसान होगा, तो उसका असर बाकी सब पे पड़ेगा। यानी टर्चरी वालों ने हड़ताल की तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टर्चरी वालों का नुकसान होगा, प्राइमरी का भी होगा, सेकेंडरी का भी होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। भाई किसान अपना सामान नहीं बेच पाएगा। किसान किस एरिया के अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, क्योंकि वो खेती बाड़ी कर रहा है, डायरेक्ट नेचर से चीज़ें उसको मिल रही है, वो बेच नहीं पा रहा, उसका नुकसान होगा, फसल बड़े बड़े ख़राब हो जाएगी। तो प्राइमरी का नुकसान हुआ कि नहीं। फिर आता है सेकेंडरी। अब वो चीज़ सप्लाई होती है, जैसे मान लो मिल्क है, अब वो जाएगा उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ बटर बनना है या आपका चीज़ बनना है, ठीक है, इस तरह की और भी चीज़ें बननी है, तो उस फैक्ट्री के अंदर वो किसके अंदर आएगी, जो बटर वगैरह बनाने वाली है वो सेकेंडरी के अंदर आएगी। भाई नेचुरल प्रोडक्ट को उससे कुछ और बना रहे हैं हम, मिल्क हमने लिया, ये तो नेचुरली हमको मिल गया, लेकिन उससे अगर बटर बनाएंगे तो सेकेंडरी के अंदर आएगा। तो जब मिल्क सप्लाई ही नहीं हो पाएगा तो सेकेंडरी वाले सेक्टर वाले ही बैठ जाएंगे कि भैया आ ही नहीं रहा मिल्क, तो कहाँ से मक्खन बनाए। तो इस तरह से सेकेंडरी वाले को भी नुकसान पहुँचेगा। इस तरह से तीनों इफेक्ट होंगे। गड़बड़ किसने की, टर्चरी वाले ने, लेकिन सबको उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है, इसलिए इसका C ऑप्शन सही होगा। ये तो एक एग्जाम्पल देके बता दिया। वैसे भी याद रखना, अगर और भी किसी तरह से क्वेश्चन आता है और जहाँ ये पूछता है कि प्राइमरी वालों ने हड़ताल कर दी या सेकेंडरी वालों ने कुछ कर दिया, तो उसका असर तीनों पे पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें। यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। स्टेटमेंट 1 की बात कर लें। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इंपोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी। बात सही है। एज वेस्टर्न पावर एस्टेब्लिश दियर आउटपोस्ट इन चाइना। बिल्कुल NCERT में आपको यही लाइन लिखी हुई है, बात सही है। सेकंड वाले स्टेटमेंट की बात कर लें। बीजिंग बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर केटरिंग द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। तो सब कुछ सही है, बस यहाँ शहर का नाम गलत कर दिया, बीजिंग नहीं है, शंघाई होगा। शंघाई होता तो सही होता, बीजिंग लिख के इसने गलत कर दिया। तो स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन सेकंड गलत है, तो ये वाला ए वाला ऑप्शन सही होगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। एम गेव हिज फ्रेंड क्लूज अबाउट अ टाइप ऑफ सॉइल दैट सूट्स फॉर ग्रोइंग कॉटन। अब एम नाम का कोई बंदा है, उसने अपने दोस्त को कुछ क्लू दिया, कुछ हिंट दिया, उस सॉइल के बारे में कुछ बातें बताई जो कि सूट करेगी कॉटन को ग्रो करने की। यानी कॉटन की खेती जिस सॉइल के अंदर अच्छे से होगी, उसके बारे में एम ने अपने दोस्त को बताया कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए सॉइल के अंदर। विच आर द फॉलोइंग क्लूज प्रोवाइड बाय एम वुड बी द मोस्ट यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द आइडियल टाइप ऑफ सॉइल। तो कौन सा जो क्लू है जो कि एम ने प्रोवाइड किया वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्लूज़ के अंदर। अच्छा पहले ये बताओ कि कॉटन को ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट रहेगी। आप कहोगे ब्लैक, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप कहोगे ब्लैक सॉइल। तो आपको ये चेक करना है कि जो बातें की गई हैं वो ब्लैक सॉइल के बारे में की गई कि नहीं है। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो ये बात सही है, ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, जो नमी है, पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख सकता है। सेकंड वाला स्टेटमेंट है इट इज़ येलो व्हेन इट इज़ हाइड्रेटेड। तो बात गलत है भाई, ये ब्लैक सॉइल की बात तो है नहीं, बल्कि किस सॉइल की बात हो रही है, रेड सॉइल की बात हो रही है। रेड सॉइल आपकी जब हाइड्रेट हो जाती है तो वो येलो कलर की हो जाती है, इसीलिए हम रेड एंड येलो भी कहते हैं सॉइल को। फिर थर्ड वाले में इट इज़ रिच इन कंकड़ एंड भांगर नोडल्स। तो ये ब्लैक सॉइल की बात तो नहीं है, ये किसके अंदर होता है आपका,
अलूवियल सॉइल के अंदर होता है। फिर फोर्थ वाला इट इज़ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल आपकी कौन सी होती है? जो फॉरेस्ट सॉइल होती है वो होती है। तो ब्लैक सॉइल के बारे में सिर्फ पहले वाले क्लू के अंदर बात की गई है, वही उसको हेल्प करेगा, क्योंकि ब्लैक सॉइल के अंदर ही सबसे बेस्ट तरीके से कॉटन ग्रो किया जा सकता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, जो क्लू 1 है यही सबसे यूजफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द इमर्जेंस ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। किसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज का राइज हुआ? ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनी वो किसकी वजह से बन पाई हैं? तो ऑप्शन में आप देख सकते हो माइनॉरिटी डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? यहाँ पर जो जनता होती है, जो सिटीजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं, वो सरकार नहीं चलाते, बल्कि वो क्या करते हैं, अपना वोट देते हैं कुछ लोगों को और कहते हैं भैया आप चलाओ देश, आप बनाओ नियम कानून, हम आपको ये पावर देते हैं। इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ जनता खुद से फैसला नहीं लेती, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना जो नुमाइंदा है उसको चुनती है, वो जाकर फिर नियम कानून बनाते हैं, वो उनकी तरफ से बात उठाते हैं। तो जब जनता ये कहेगी कि भाई हमको अपने से नहीं करना, हमको ऐसे कुछ बंदे चाहिए जो हमारी बात को उठा सके, हमारे लिए सही से नियम कानून बना सके, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज आ गई कि भाई हमको वोट दो, हम आपकी बात उठाएंगे। अगर जनता खुद से ही फैसला लेती तो पार्टीज क्यों बनती? पार्टी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की वजह से ही बनी है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही है। आप 18 वाला देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटर कनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज थ्रू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड। तो ये जो इंटर कनेक्शन है और ये सब सारी जो कहानी है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट कंसीडर करना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के टाइम? तो अलग अलग स्टेटमेंट हम बात कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स, अलग अलग जो जाति है, अलग अलग जो ट्राइब्स के लोग हैं उनको इंक्लूड करना, उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके, यानी उनकी बात उठाई जा सके। तो हाँ, ये होना चाहिए भाई, उनकी तो बात उठाने कोई होना चाहिए ना अलग अलग जाति के। सेकंड वाला स्टेटमेंट है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजन, हर धर्म के रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी जो विधायक या सांसद है वो हर धर्म के आने चाहिए ताकि उनकी बात उठा सके वो। तो ये दोनों बात हमारी सही है। बाकी थर्ड वाले स्टेटमेंट की बात कर ले, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलीट, जो इलीट क्लास है, पैसे वाले, पावरफुल वाले, उनके रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि उनके पास खुद ही पैसा पावर है, वो अपना काम खुद ही करवा सकते हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वैसे भी देखो, कोई सरकार के अंदर ये होता है कि हाँ भैया इस जाति के लोग और इस ट्राइब के लोग हम इंक्लूड कर रहे हैं, इस धर्म के लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। कहीं ऐसा थोड़ी ना होता है कि हाँ इस पैसे वाले को हम दे रहे हैं, इस सेठ को दे रहे हैं, इस बिजनेसमैन को हम टिकट दे रहे हैं, इस नाम से नहीं दिया जाता। स्टेटमेंट 4 की बात कर लें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो NRI लोग हैं, जो बाहर रहते हैं देश से, उनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं किया जाता। तो ये बाकी जो 2 स्टेटमेंट है थर्ड और फोर्थ वाले वो गलत है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, मिस एस अप्रोचेज अ बैंक। अब कोई मिस एस हैं वो बैंक जाती हैं अपने आसपास ताकि वो लोन ले सके अपने बिजनेस के लिए, तो वो बैंक भी जाती हैं और जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है जो कि उनके विलेज में काम कर रहा होता है वहाँ पर भी जाती हैं। बैंक रिजेक्ट कर देता है उनकी लोन एप्लीकेशन, बैंक कहता है हम लोन नहीं देंगे, लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो सपोर्ट करता है, लोन देता है। यानी एस जो है वो बैंक जाती है, बैंक में उसको लोन नहीं मिलता, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जाती है, वहाँ लोन मिल जाता है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक को चाहिए था लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो मिस एस का लोन अप्रूव कर सके उनके बिजनेस के लिए। यानी ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट था, ऐसा कौन सी चीज़ थी जो बैंक को चाहिए था, इनके पास नहीं था, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप उस डॉक्यूमेंट के बिना भी लोन दे सकती है, और इसीलिए उसने लोन दे दिया कि भाई ये चीज़ हमको ज़रूरी नहीं है। तो आप जानते हो, चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि बैंक को क्या चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट ऑन कोलेटरल। कोई भी चीज़ गारंटी के तौर पे आप रखते हो, जैसे आपको घर बनवाने के लिए लोन चाहिए तो आपको अपने ज़मीन के कागजात या ऐसी और भी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है, ताकि इनकेस अगर आप पैसा ना दे पाओ जो आपने लोन लिया है, तो वो चीज़ जो आपने कोलेटरल की तरह जमा कराई है, जैसे ज़मीन के कागज़ आपने जमा कराए, तो फिर जो बैंक है उसको बेच के वो अपनी वसूली कर सके। तो बैंक को तो ये चाहिए होता है भाई आप लेके पैसा नहीं दो तो हम क्या करेंगे फिर, तो बैंक को चाहिए होता है कोलेटरल, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप बिना कोलेटरल के डॉक्यूमेंट के भी लोन दे देता है, और यही चीज़ यहाँ पर हुआ, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि सेक्शन ए के थे और हमने ये सारे डिस्कस कर लिए। अब वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी बन चुकी है इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, आगे की जो सेक्शन है वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ डिटेल मैंने देखो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आप चाहते हो कि आगे की सेक्शंस की वीडियो में बनाऊँ तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक शेयर करना पड़ेगा। अभी सैम्पल पेपर आप मेरी वेबसाइट विजिट करके भी देख सकते हो, ई स्टडी वाला वेबसाइट का नाम है, और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो सब्जेक्ट वाइज आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा
उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।